अब की बार किसकी सरकार। ये कहानी है वर्मा परिवार की। वर्मा परिवार में दो बहुएं थी, बड़ी बहू शिल्पी और छोटी बहू नैना। शिल्पी की शादी को 8 साल हो गए थे और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था जिसका नाम था गोलू। वहीं नैना की शादी को अभी 2 साल हुए थे और अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। 2 बेटों के अलावा वर्मा जी की 2 बेटियां भी थी। बड़ी बेटी दिव्या की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी रुचि अभी पढ़ाई कर रही थी। कुल मिलाकर एक बड़ा और सुखी परिवार था वर्मा जी का। वर्मा जी ने जीवन के 60 बसंत पार कर लिए थे। हर आज उनका नौकरी से रिटायरमेंट था। रिटायरमेंट पार्टी के बाद माँ, बाबूजी की रिटायरमेंट पार्टी तो बहुत बढ़िया हो गई। मैं ये सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट का होना भी जीवन में कितना जरूरी है ना। अरे जीवन भर मशीन की तरह घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करते करते आदमी इतना थक जाता है। कम से कम रिटायरमेंट के बाद तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता है। अरे आप आदमी लोग कम से कम आकर सुकून से बैठ तो जाते हो। हम औरतों के बारे में तो सोचो, हमें तो मरते दम तक कोई सुकून ही नहीं मिलता। अब मम्मी जी को ही देख लो, कितनी उम्र हो गई है मम्मी की। पापा को तो फिर भी रिटायरमेंट मिल गई, लेकिन मम्मी वो तो आज तक घर चला ही रही है ना। उन्हें कोई रिटायरमेंट मिला है क्या? बेचारी औरतों के जीवन में तो रिटायरमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। बस काम काम और हर समय काम। अरे दीदी, ऐसे क्यों बात कर रही हो आप? हमने थोड़ी ना कहा है माँ जी को कि वो घर में काम करे। वो तो अपने शौक से पूरे घर की जिम्मेदारी लिए बैठी है। उनके ऊपर कोई दबाव थोड़ी ना है। और अगर आज आपने बात छेड़ी दी है ना तो मैं कह देती हूँ, बाबूजी के साथ साथ लगे हाथ माँ जी को भी रिटायरमेंट दे ही देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने। अरे जब 2-2 बहू घर में है तो माँ जी को जरूरत क्या है घर की चाबियों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने की। अरे मैं समझती हूँ घर की जिम्मेदारी संभालना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैं खुशी खुशी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुझसे बड़ी मैं हूँ ना। माँ जी के बाद अगर ये जिम्मेदारी किसी को मिलेगी तो वो सिर्फ मैं हूँ। तू अभी छोटी है, छोटी बन के रह। अरे भाभी, ये क्या बात हुई? बड़े और छोटे वाली तो कोई बात नहीं होती। बात योग्यता की होती है। जो आदमी योग्य होता है गद्दी उसे ही मिलती है। अच्छा, और तू मुझसे ज्यादा योग्य है? ये बात चाणक्य कौन सी किताब में लिख कर गए थे, जरा मुझे भी तो बताना। और योग्यता जो है ना वो अनुभव से आती है। और तुझे तब इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए? 2 साल ना। मैं 8 साल से इस घर को संभाल रही हूँ। हमेशा पूरे परिवार की जरूरतों का ख्याल रखा है मैंने। तेरी तरह नहीं, 2 मेहमान भी आ जाए तो फन फनाने लगती हो। घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए औरत को सहनशील और दयालु होना चाहिए, जो अपने से पहले बाकी लोगों की जरूरत का ख्याल रखे। एक तुम हो जिसके हाथ में पैसे आ जाए तो अपने लिए कपड़े और मेकअप खरीदने में ही उड़ा दो, फिर चाहे पूरा महीना हम फांके लगाए। बड़ी चालाक हो भाभी आप। बड़ी आसानी से सबके सामने निकम्मा प्रूव कर दिया ना। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो कोई चोर डकैत हूँ जिसके हाथ में अगर पैसे आ गए तो वो सबको लूट कर खा जाएगी। गलत बातें मत करिए भाभी। गलत बात ना मैं कहती हूँ और ना किसी की बर्दाश्त करती हूँ। अरे चुप करो तुम दोनों। मैंने कब कहा कि मैं अपनी कुर्सी छोड़कर रिटायरमेंट ले रही हूँ, जो तुम दोनों एक दूसरे का सर फोड़ने को पहले से तैयार हो गई। चुप करके अपने अपने कमरे में जाओ और अपने काम में ध्यान लगाओ। अभी मेरा रिटायरमेंट लेने का कोई इरादा नहीं है। रिटायरमेंट तो माँ जी को लेना ही पड़ेगा। अरे बहुत गुलामी कर ली मैंने। 8 साल हो गए। 1-1 रुपया माँ जी के हिसाब से खर्च करना पड़ता है। और उनकी बेटी तो माँ के ऐसे भक्त है कि माँ से पूछे बिना बीवी को एक साड़ी तक नहीं दिला सकते। आखिर कब तक ऐसे ही घूट घूट कर जीवन जीऊंगी मैं? अब जब रिटायरमेंट की बात चली है तो इस बात को दबने नहीं दूंगी। घर की सत्ता तो अब मुझे ही अपने हाथों में लेनी है। मैं तो बहुत सीधा समझती थी अपनी जेठानी को, लेकिन भाभी तो 1.5 सयानी निकली। अरे जरा सी बात चली माँ जी के रिटायरमेंट की, माँ जी को धकेल कर खुद कुर्सी पर बैठने को तैयार होगी। बस बहुत हो गया भाभी। अब वो भाभी नहीं, मेरी प्रतिद्वंदी है। और कहते ना, प्यार और जंग में सब जायज है। और अब इस घर में हम दोनों के बीच कुर्सी की जंग ही चल रही है। एक बार ये चाबियां मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि स्टाइल क्या होता है और क्लास किसे कहते हैं। ये जो माँ जी का नियम है ना, सबकी सैलरी घर के मुखिया के पास जमा होगी और उसके बाद वो अपने हिसाब से सारा खर्चा करेंगे, इसका सही फायदा तो मैं ही उठाऊंगी। एक बार ये तिजोरी मेरे हाथ लग जाए फिर मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले अपने पतियों को समझा बुझाकर अपनी ओर करना होगा। जब तक ये दोनों अपनी माँ को समझाएंगे नहीं, मम्मी जी अपनी कुर्सी से हिलने वाली नहीं है।
अगर हम दोनों देवरानी जेठानी ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो माँ जी को हम कभी भी मैच्योर लगेंगे ही नहीं। इसलिए अब अगर घर की सत्ता चाहिए तो स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। बड़ी बहू ने सास की कुर्सी अपनी तरफ करने के लिए कमर कस ली थी। छोटी देवरानी से झगड़ने की बजाय अब उसने शांति और अहिंसा को अपने हथियार बना लिए थे, क्योंकि ऐसे लड़ने झगड़ने वाले इंसान को तो माँ जी कभी भी तिजोरी की चाबियां और घर की सत्ता नहीं देने वाली थी। सुनिए ना, आपको नहीं लगता जैसे बाबूजी को आराम की जरूरत है, माँ जी को भी अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, ताकि वो भी अपनी सहेलियों के साथ भजन कीर्तन करने में, उनसे मिलने जुलने में समय बिता सके। अरे मैंने तो कई बार उनको पड़ोस वाली आंटी से कहते सुना है कि घर की जिम्मेदारियों से फुर्सत नहीं मिलती, वरना हमें तो राधे राधे में जो सुख मिलता है वो किसी और चीज में नहीं मिलता। बात तो तुम्हारी ठीक ही है। मम्मी तो शुरू से ही कथा और भजन की शौकीन रही है, लेकिन हम चारों भाई बहनों की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों के चक्कर में बेचारे को ज्यादा पूजा पाठ का समय ही नहीं मिल पाया। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। अगले दिन हाँ, अरे क्या तुम सुबह 4 बजे उठ जाती हो और फिर उसके बाद रात के 12 बजे से पहले बिस्तर पर नहीं जाती। अब आपको भी आराम की जरूरत है माँ। आप ऐसा करो, ये चाबी ना अपनी बड़ी बहू को सौंप दो और खूब आराम करो। पापा की तरह आप भी सुबह सुबह पार्क में टहलने जाया करो और अपनी सहेलियों के साथ वो कॉलोनी में कीर्तन मंडली है ना, वो ज्वाइन कर लो। अरे कितनी खुश रहती है बाकी औरतें, अपनी सहेलियों के साथ मिलती जुलती हैं, हंसती बोलती हैं, भजन कीर्तन करती हैं। और एक आप हो, ये सास बहू में ही परेशान हो। अरे बेटा, घर गृहस्थी संभालना भी कोई आसान काम नहीं है। अरे नहीं हो पाएगा तेरी बीवी से, हम संभाल रहे ना पिछले 40 साल से, इसीलिए हमें अनुभव हो गया है बेटा। ये आजकल की लड़कियां, इन्हें बचत करना और हाथ खींच कर चलना कहाँ आता है। माँ, जब तक आप जिम्मेदारी डालोगी नहीं तो परखोगी कैसे? पता कैसे चलेगा कि वो योग्य है कि नहीं? ठीक है, आप दोनों बहू के बीच सोच समझ लो, जो आपको योग्य लगे उसे अपना वारिस बनाओ। देखो भाई, मेरा तो कहना यह है कि तुमने किसी एक को अगर अपनी इच्छा से घर की चाबियां सौंप दी तो तुम दूसरे के लिए बुरी बन जाओगी और जीवन भर वो तुम्हें अपना दुश्मन मानकर बैठी रहेगी। इसलिए दोनों बहू को अपनी अपनी दावेदारी पेश करने का बराबर का मौका मिलना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हैं आप, मैं कुछ समझी नहीं। देखो, भाग्यवान ऐसा करते हैं, घर में ना एक इलेक्शन करवाते हैं। घर के सारे सदस्यों को ये खुली छूट होगी कि वो जिसे चाहे उसे घर का अगला उत्तराधिकारी चुन ले। सब लोग अपनी अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट डालेंगे और अंत में जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वही विजेता और वही घर का अगला उत्तराधिकारी होगा। इस तरह से निष्पक्ष तरीके से घर को अगला उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा और तुम्हें जीवन भर की बुराई से भी छुटकारा मिल जाएगा। बोलो, कैसा लगा मेरा उपाय? हाँ, बात तो आपकी ठीक ही है। आज नहीं तो कल आखिर ये सब देना तो मुझे बहू को ही है। बस मेरे मन में भी यही असमंजस थी कि अगर मैं रिटायरमेंट लूँ तो अपनी कुर्सी दूँ किसे। लेकिन आपने अच्छा हल सुझाया है। ठीक है, मैं दोनों बहुओं को बुलाकर समझा देती हूँ। मतलब घर की चाबियां उसे मिलेंगी जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे? तब तो मुझे भी कमर कसकर चुनाव प्रचार पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो भाभी बाजी मार लेंगी। गोलू बेटा देख, अगले सप्ताह घर में वोट पड़ने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि आप चाची को वोट दो। देखो, अगर मुझे वोट दोगे ना तो मैं आपको रोज टिफिन में बढ़िया बढ़िया खाना पैक करके दूंगी। फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा, आप जो कहोगे चाची सब बना कर देगी, प्रॉमिस। चाची आप तो बहुत अच्छे हो, आप सच में सब मुझे टिफिन में दोगी? मम्मी तो रोज रोज सब्जी पराठा ही देती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पराठा। अरे पक्का प्रॉमिस? अब आप भी प्रॉमिस करो कि आप मुझे ही वोट दोगे। प्रॉमिस चाची। कुछ देर बाद, गोलू बेटा अगले सप्ताह घर में वोट पड़ेंगे, तू तो मेरा राजा बेटा है ना, तो तू तो मुझे ही वोट देगा, है ना? और हाँ, अगर मम्मी को वोट देगा ना तो मामा तुम्हारे खेलने का टाइम आधा घंटा बढ़ा देगी। अब से तुम पूरे 1.5 घंटा अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल सकते हो। बोलो, है ना अच्छा ऑफर? बोलो बोलो। अरे वाह मम्मा, आपका ऑफर तो बहुत अच्छा है। गोलू और उसके पापा की तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, ये 2 वोट तो मुझे बड़े आराम से मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि बाकी के घर वाले भी मेरी तरफ हो जाए। एक काम करती हूँ, दिव्या दीदी को फोन लगाती हूँ, इससे पहले कि नैना दीदी को अपनी तरफ करे मैं बाजी मान लेती हूँ। नमस्ते दीदी, कैसी हो आप? अरे कितने दिन से हिचकी आ रही है मुझे,
सोचा आज फोन करके पता करूं, कहीं दीदी तो मुझे याद नहीं कर रही। अरे भाभी मैं ठीक हूँ। हाँ भाई, मायके वालों की याद तो बेटियों को आती ही रहती है। आप बताओ क्या चल रहा है? अब बस अगले हफ्ते के चुनाव की तैयारी चल रही है दीदी। आप आ रही हो ना अगले हफ्ते? देखो आपको ना समय से पहुंचना है, कहो तो आपके बड़े भैया को लेने के लिए भिजवा दूं। और हाँ, अकेले नहीं आना है, आपको नंदोईसा को भी साथ ही लाना है। देखो भाभी, मेरा पक्का नहीं है, पता नहीं मैं आ पाऊंगी या नहीं। अरे दीदी, एक बात तो आपको बताना भूल ही गई। देखो मैंने सोचा है कि अगर घर की जिम्मेदारियां मुझे मिलती हैं तो मैं अब घर के बजट का एक हिस्सा अलग करने वाली हूँ, जिससे घर की बेटी और दामाद के लिए तोहफे लाने के समय हमें अपना बजट ना देखना पड़े। भाई आप लोगों का भी तो अधिकार है मायके पर, तो बजट में भी तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना आपको। अरे वाह भाभी, आपने तो बड़ी दूर की सोच ली, और सच में मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में उतना सोचा। ठीक है, आप परेशान ना होना, मैं शनिवार की शाम तक आ जाऊंगी। अब बस माँ जी को ही अपनी तरफ करना है। क्या करूं क्या करूं। माँ जी, अभी अभी मेरी दीदी से बात हुई। पहले तो वोट डालने के लिए मना कर रही थी, लेकिन जब मैंने उन्हें अपना मैनिफेस्टो बताया ना तो खुश हो गई मुझसे। अच्छा जी, क्या लिखा है ऐसा तेरे घोषणा पत्र में? हम भी तो देखें। माँ जी, आप कहती नहीं तो क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आता कि हर तीज त्योहार पर आप कैसे दीदी जीजाजी को अपनी पसंद के ऊपर देने के लिए परेशान होती हो, लेकिन घर का बजट हिल ना जाए यही सोचकर कुछ नहीं कह पाती हो ना। तो आपकी परेशानी हल करने का मैंने सोच लिया है। हर महीने घर खर्च के पैसों में से एक रकम घर की बेटियों के लिए आरक्षित रखी जाएगी। आज दिव्या है, कल को रुचि की शादी होगी, रुपयों की तो हमेशा जरूरत पड़ने ही वाली है। अरे दिल जीत लिया बहू तूने मेरी बेटियों के बारे में यह सोचकर। मैं तो अब यही कहूंगी कि ये चुनाव तू ही जीते। अरे रुचि, तू चिंता मत कर, तेरी स्कूटी के लिए मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। तुझे स्कूटी मैं दिलवाऊंगी। बस एक बार मैं ये चुनाव जीत जाऊं, उसके बाद मेरे फैसले पर कोई सवाल नहीं कर पाएगा। भाभी, आपको पता है मम्मी ने तो साफ साफ कह दिया था कि वो मुझे कोई स्कूटी नहीं दिलाएंगी, लेकिन आपने तो अभी से मेरा मन खुश कर दिया। अब तो मेरा वोट आपको ही जाएगा। पापा जी, मैं वादा करती हूँ मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। और हाँ, मम्मी जी तो पूरा पैसा आपसे ले लेती थी, लेकिन मैं आपको हर महीने जेब खर्च भी दिया करूंगी। और सिर्फ आप ही नहीं, रुचि और बाकी सभी को भी जेब खर्च मिलेगा। नैना और शिल्पा बारी बारी से सभी से मिलकर अपना अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र बता रही थी। जहां बड़ी बहू शिल्पा ने ननद और सास को बेटियों के लिए अलग बजट पास करने के अलावा देवर को स्पोर्ट्स बैग दिलाने का वादा किया था, वहीं देवरानी नैना ने गोलू को मजेदार टिफिन रेसिपी से लेकर ससुर को पॉकेट मनी और ननद रुचि को स्कूटी दिलाने का लुभावना वादा किया था। चुनाव से एक दिन पहले इस चुनाव को कराने का सुझाव मेरा था, इसलिए चुनाव ईमानदारी से निष्पक्षता पूर्वक संपन्न हो, इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लेता हूँ। चुनाव कराने, मतगणना करने और रिजल्ट अनाउंस करने की जिम्मेदारी भी मैं ही लेता हूँ। कल सुबह तक चुनाव की नियमावली आप सभी को मिल जाएगी। अगले दिन सुबह। तो बच्चों, आज चुनाव का दिन है। दोनों कैंडिडेट्स के अलावा बाकी सभी लोग वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं। अंदर कमरे में आप सभी बारी बारी से जाकर अपने अपने कैंडिडेट के नाम पर गोला करिए। आप जिसके नाम को काले पेन से गोला करेंगे वही आपका चुना हुआ वोट माना जाएगा। वोटिंग खत्म होने के बाद अंत में मैं सारे कागजों को अपने पास रखकर वोटों की गिनती करूंगा। जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे वही इस सिलेक्शन का विजेता होगा। नियम सबको अच्छी तरह समझ में आ गया ना? आपके कहने का मतलब है बाबूजी कि मैं और छोटी इस इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते? बिल्कुल ठीक कहा बड़ी बहू तुमने, क्योंकि तुम दोनों ने नॉमिनेशन भरा है, इसलिए तुम दोनों वोट नहीं डाल सकते। बाकी घर में सभी लोग वोट डालने के लिए स्वतंत्र है। अब बारी बारी से सभी लोग अंदर जाओ और वोटिंग करने के बाद अपना कागज वहां पर रखे बक्से में डालते जाओ। रुचि, क्या सोचा है तूने? किसे वोट देने वाली है तू? मुझे लगता है बड़ी भाभी को वोट डालना सही रहेगा। अरे नहीं नहीं दीदी, छोटी भाभी ने मुझे स्कूटी दिलाने का वादा किया है। अरे कितने दिन चलाएगी तू स्कूटी? साल 2 साल में तेरी शादी कर देंगी, उसके बाद उस स्कूटी में भी ना भाभी बैठकर घूमेगी। इसलिए तो तुझे स्कूटी दिलाने के लिए तैयार हो गई भाभी। बड़ी भाभी की सोच, उन्होंने वादा किया है कि वो घर की बेटियों के लिए बजट का एक हिस्सा अलग से संभाल कर रखेंगी।
ताकि हम लोगों के आने जाने पर हमारे पति और बच्चों को बढ़िया से बढ़िया आदर सत्कार हो सके और तोहफे में देने उन्हें कोई कटौती ना करनी पड़े। अरे बहन, अभी तेरी शादी नहीं हुई ना। एक बार शादी हो जाए फिर तुझे समझ में आएगा कि शादी के बाद मायके से अगर ढंग के तोहफे ना मिले ना तो ससुराल में जीना मुश्किल हो जाता है। बड़ी भाभी अगर मुखिया बन गई तो समझ ले शादी के बाद तेरी जिंदगी सुखी हो जाएगी। जब तेरी सास पूछेंगी ना क्या दिया तेरी माँ ने, तो कम से कम तू दिखा तो सकेगी कि ये देखो मेरी माँ ने इतने कपड़े गहने दिए। बाकी तेरी मर्जी है, सोच ले तू। अरे दीदी, आपने तो मुझे बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा वोट डालूं तो किसको डालूं। ये समस्या सिर्फ रुचि और दिव्या के बीच में नहीं थी, बल्कि घर का हर सदस्य इस समय इसी असमंजस में फंसा हुआ था कि आखिर वो अपना वोट दे तो किसे दे, बड़ी बहू को या छोटी बहू को, क्योंकि दोनों ने ही अपनी तरफ से बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे। तो घर वालों का कंफ्यूज होना तो लाजमी था। खैर, इसी गहमा गहमी के बीच बारी बारी से सभी लोग अपना अपना वोट डाल देते हैं। कुछ देर बाद वोटों की गिनती शुरू होती है। आज के चुनाव के नतीजे तो बहुत ही चौंकाने वाले आए हैं। नतीजा सुनकर जैसे कि मैं हैरान हूं ना, मुझे पूरा यकीन है आप लोग भी मेरी तरह हैरान होने वाले हैं। अरे बाबूजी, अब बता भी दीजिए ना, सस्पेंस क्यों बना रहे हैं? मुझे तो वैसे ही सस्पेंस हजम नहीं होता। बता रहा हूँ छोटी बहू, बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो। तो आज के चुनाव के नतीजे कुछ इस तरह है कि बड़ी बहू को पड़े हैं 0 वोट। क्या? इसका मतलब मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। अरे छोटी बहू ठहरो, जरा मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। सिर्फ बड़ी बहू को 0 वोट नहीं पड़े हैं, बल्कि तुम्हें भी 0 वोट पड़े हैं। क्या? अगर मुझे भी 0 वोट मिले, भाभी को भी 0 वोट मिले, तो सारे वोट गए कहाँ? अरे भाई, हमारे घर के सारे वोट नोटा पर गए हैं। मतलब ये हुआ कि घर के सदस्यों को आप दोनों में से कोई भी कैंडिडेट काबिल नहीं लगा और वो ये चाहते हैं कि घर की सत्ता में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस चुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार है कि तुम्हारी सास कंचन निर्विरोध रूप से ये चुनाव जीत गई है और अब फिर से उसी की सरकार बन गई है। तो अब अगले 2 साल तक तो कंचन की ही हुकूमत रहेगी। उसके बाद तुम दोनों चाहो तो फिर से चुनाव करा सकते हो। चुनाव के नतीजे सुनकर दोनों बहुओं ने अपना अपना सर पकड़ लिया था। दरअसल घर के सदस्य दोनों बहुओं में इतने कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें नोटा पर वोट देना ज्यादा आसान लगा और परिणाम जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं।